हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, ये कहाँ पर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है और ग्लाइकोलिसिस में कितने और कौन से फेजेस है। साथ ही हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इन्वॉल्व 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस को स्ट्रक्चर के साथ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस इस वर्ड का ओरिजिन दो ग्रीक वर्ड से हुआ है। पहला ग्लाइकोस और दूसरा लाइसिस। ग्लाइकोस का मतलब है शुगर और लाइसिस का मतलब है टू स्प्लिट। इन दोनों वर्ड्स को मिलाने से ग्लाइकोलिसिस का जो मतलब समझ में आता है वो है टू स्प्लिट शुगर। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, गस्ताव एम्डेन, ओटो मेयरहॉफ और याकूब कैरोल परनास। और इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को एम्डेन मेयरहॉफ परनास पाथवे या फिर ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस सभी सेल्स के साइटोप्लाज्म में होने वाला वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 हाइड्रोजन आयंस फॉर्म किए जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जैसे एडीपी और एनएडीएच भी सिंथेसाइज किया जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड रिंग है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4O3 है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और एनएडीएच का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। अब तक जो हमने देखा वो बस ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन था और इसीलिए हमें इससे ग्लाइकोलिसिस का पूरा पिक्चर दिखाई नहीं देता। जैसे सेल ग्लूकोज से पायरुवेट क्यों बनाता है, अगर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, और ये पायरुवेट कब बनाया जाता है, पायरुवेट फॉर्म करने के लिए ग्लूकोज कहाँ से आता है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें सेल रेस्पिरेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ग्लाइकोलिसिस सेल रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज़ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सेल में ग्लूकोज कहाँ से आता है और उसके बाद हम देखेंगे कि सेल रेस्पिरेशन क्या है। पर अगर आपको सेल रेस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस चैप्टर को स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सेल में ग्लूकोज कहाँ से आता है। मेजॉरिटी ऑफ द फूड जो हम खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है जो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ब्लड उन्हें बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। सभी सेल्स को सर्वाइव और फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी सेल्स को ग्लूकोज से मिलती है। जिस मेटाबॉलिक प्रोसेस से सेल को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सेल ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। सेल इस एनर्जी को एटीपी फॉर्म में स्टोर करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे यूटिलाइज करता है। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसे सेल रिलीज करता है और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट सेल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे ग्लूकोज में स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के इक्वेशन को देखने पर यह साफ नज़र आता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। जहां फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म होता है, वही सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होता है। सेल रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज से एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करने का प्रोसेस 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज है ग्लाइकोलिसिस
जिसे हम आज की वीडियो में देखेंगे, और दूसरा फेज़ है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस फेज़ सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इस फेज़ में सेल के साइटोप्लाज्म में एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स और एनर्जी फॉर्म किया जाता है। पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फिर एसिटिल कोए में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। क्रेब्स साइकिल को TCA या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोए को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इन दोनों फेजेस में रिलीज्ड एनर्जी को सेल ATP फॉर्म में स्टोर करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर यूटिलाइज करता है। और क्योंकि सेल को हर घड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए सेल रेस्पिरेशन सेल में कंटिन्यूसली होता रहता है। इसका मतलब सेल में ग्लाइकोलिसिस भी कंटिन्यूसली होता रहता है। अब तक हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज है, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट किया जाता है। पर ग्लूकोज एक सिंगल स्टेप में पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस का सीक्वेंस है, जिसमें ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप पायरुवेट में स्प्लिट किया जाता है। ये लिस्ट उन 10 रिएक्शंस में लगने वाले एंजाइम्स की है। ग्लाइकोलिसिस के इन 10 रिएक्शंस को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरा फेज है पे ऑफ फेज। इन्वेस्टमेंट फेज में एनर्जी कंज्यूम होती है और पे ऑफ फेज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इन्वेस्टमेंट फेज में एक्चुअली 2 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं और पे ऑफ फेज में 4 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन 10 रिएक्शंस में से फर्स्ट 4 रिएक्शंस में 6 कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। स्टेप 5 to 10 में सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। स्टेप 1 और 3 में ATP कंज्यूम होता है और स्टेप 7 और 10 में ATP प्रोड्यूस होता है। स्टेप 6 में NADH फॉर्म होता है। स्टेप 1, 3 और 10 यूनिडायरेक्शनल है, यानी इन स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर सकते। इन 3 स्टेप्स को छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल है। इस पूरे प्रोसेस में 4 काइनेज एंजाइम, 3 आइसोमरेज एंजाइम, एक अल्डोलेज एंजाइम, एक इनोलेज एंजाइम और एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। चलिए इन सारे रिएक्शंस को और उनमें इन्वॉल्व इन सारे एंजाइम्स के फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। इस स्टेप में ग्लूकोज, ATP और हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड रिंग है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसमें एडेनिन और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। हेक्सोकाइनेज का फंक्शन है ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पर ट्रांसफ़र करना, और इसीलिए फर्स्ट स्टेप में ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6th कार्बन पर ट्रांसफ़र होता है और फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस रिएक्शन में ATP ADP में कन्वर्ट होता है। ADP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसमें एक एडेनिन के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है। ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट करने के 2 रीजंस है। पहला, फॉस्फोरिलेशन के बाद ग्लूकोज सेल में ट्रैप होता है और वो सेल से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा रीज़न है कि फॉस्फोरिलेशन के बाद स्टेबल ग्लूकोज एक्टिवेट होता है और ग्लाइकोलिसिस के लिए रेडी हो जाता है। इसके आगे हम और भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस को देखेंगे, और इसीलिए एक कॉमन चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जब भी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होता है तब एक हाइड्रोजन आयन इसमें रिलीज होता है। ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड स्टेप है आइसोमराइजेशन। इस स्टेप में फॉस्फोहेक्सोज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। आइसोमर्स का मतलब
इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला और रिएक्टिविटी अलग है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में कीटोन ग्रुप होता है, और इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिंग को सबसे पहले ओपन करता है, फिर अल्डिहाइड ग्रुप को कीटोन ग्रुप में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर लास्ट में रिंग को दोबारा क्लोज करता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर सेल में प्रेजेंट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस का थर्ड स्टेप है फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एटीपी और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व है, और जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, यहाँ पर भी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम का फंक्शन एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन एटम पर ट्रांसफ़र करना है टू फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में क्या फ़र्क है? डाइफॉस्फेट में दोनों फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़े रहते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट टू ईच अदर, पर बिसफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम्स पे जुड़े होते हैं, यानी कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है। जहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, वहीं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को स्टोर नहीं किया जा सकता, और इसीलिए फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट फॉर्म होने के बाद वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कमिटेड होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू होता है। ग्लाइकोलिसिस का फोर्थ स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इस स्टेप में अल्डोलेज एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रिंग को ओपन करता है और फिर C3 और C4 कार्बन एटम के बीच प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है। एज अ रिजल्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से दो अनआइडेंटिकल 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जिन्हें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एटीपी प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पर डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं है, और इसीलिए सेल के एटीपी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फेट डिसाइड होता है। अगर सेल में ऑलरेडी बहुत एटीपी हो तो एटीपी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती। इस केस में ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। पर अगर सेल में एटीपी की कमी हो तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम ही डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ये ग्लाइकोलिसिस का फिफ्थ स्टेप है, जिसे आइसोमराइजेशन ऑफ डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं। इस स्टेप के साथ ग्लाइकोलिसिस का इन्वेस्टमेंट फेज कंप्लीट होता है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको याद रखना है कि क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म हुआ है, जिसके बाद डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हुआ है, तो इस रिएक्शन में टोटल 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फेज में 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद वो एंटर करते हैं पे ऑफ फेज में, जहाँ पर 5 स्टेप्स में 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ग्लाइकोलिसिस के 6th स्टेप से पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है। इस स्टेप को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। इस स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट NAD और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को शॉर्ट में GADPH कहते हैं। इस रिएक्शन में GADPH एंजाइम की मदद से NAD ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करता है, जहां पर फिर फ्री फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करता है। एज अ रिजल्ट NAD NADH में कन्वर्ट होता है
और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और 2 NADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का 7th स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। ये स्टेप ATP जनरेटिंग स्टेप है। इस स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप को ADP पर ट्रांसफ़र करता है। एज अ रिजल्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट और ATP फॉर्म होता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इन्वॉल्व है, इसीलिए 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स उन 2 ATP मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करता है जिन्हें हमने स्टेप 1 और 3 में यूटिलाइज किया था, और इसीलिए अब तक ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP प्रोड्यूस्ड इज 0। ग्लाइकोलिसिस का 8th स्टेप है आइसोमराइजेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 3rd कार्बन से फॉस्फोरिल ग्रुप को 2nd कार्बन पर शिफ्ट करता है। एज अ रिजल्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और क्योंकि इस रिएक्शन में 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए 2 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, और इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में दोबारा कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस का 9th स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में इनोलेज एंजाइम 2 फॉस्फोग्लिसरेट को डिहाइड्रेट करता है, मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है और फॉर्म करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और क्योंकि इस रिएक्शन में 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ग्लाइकोलिसिस का 10th और लास्ट स्टेप है ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस का ये 2nd एनर्जी जनरेटिंग स्टेप है। इस स्टेप में पायरुवेट काइनेज एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फॉस्फोरिल ग्रुप को ADP पर ट्रांसफ़र करता है। एज अ रिजल्ट इस रिएक्शन में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ADP ATP में कन्वर्ट होता है। और क्योंकि इस रिएक्शन में 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।